अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में सिविलियन और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हुए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला कुरम में होने वाले आज के वाक़यात उस दहशतगर्दी का तसलसल हैं जिसमें अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर के बाद तेज़ी आई है। ये याद रहे कि गुज़िश्ता दौर में TTP के साथ बातचीत के अमल को कौमी सलामती कमेटी में मुस्तरद किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से रियासती इदारे तकसीम और टकराव का शिकार नज़र आ रहे हैं। अदलिया की जानिब से कुछ फैसले आते हैं जिनके जवाब में हुकूमत और पार्लियामेंट खड़े हो जाते हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि दोनों मुअज़्ज़िज़ इदारे एक दूसरे को तलबी के नोटिस भेज रहे हैं। कौमी असम्बली के जारी इजलास में पहले ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को तलब किया गया है, जबकि आज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ज़राए आमदन के ऑडिट का मामला भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर कर दिया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल का पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब किया हुआ है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है और वो है सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें वजाहत की गई है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान का मामला है। इसके लिए अदालत की कोई हिदायत नहीं है। ताहम 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले को 3 रुकनी बेंच ने बरकरार रखा है। कल इस केस की समाअत भी मुकर्रर हो गई है। कल का दिन अहम होगा क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 2 इदारों की जंग डिक्लेयर कर चुके हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो इस जंग के अंजाम की पेशनगोई भी कर दी है। सुने ये दोनों क्या कहते हैं। पार्लियामेंट का वजूद भी खतरे में। अब हमारे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। नुकसान होता है ये फिर अल्लाह की मर्जी है। पहल जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगी। जाएगा कौन? कोई भी जा सकता है। फैसला जो है या वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो पार्लियामेंट या गवर्नमेंट का नुकसान होगा, और अगर वो इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर सजाद अली शाह की तर्ज के ऊपर फिर जा उनको घर जाना पड़ेगा। या तो यहाँ पे कोई रास्ता निकलेगा, और अगर रास्ता निकलेगा तो वो विन विन पोजीशन होगी दोनों साइड्स के लिए और इस मुल्क के लिए भी। लेकिन अगर तसादम होता है तो इसमें फिर तबाही। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस की बहाली हो सकती है तो वो रुखसत भी हो सकते हैं। विन विन सिचुएशन या तसादुम? अगर तसादुम तो फिर हुकूमत रहेगी या फिर चीफ जस्टिस कायम रहेंगे। इतनी संगीन सूरत हाल है। देखना है कि कल अदालत पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ्त का क्या जवाब देगी। सवाल यह भी है कि अगर तसादुम से गुरेज करना है तो विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है, और खुदा न ख्वास्ता ये लड़ाई बरकरार रहती है तो क्या अंजाम होगा। इसी पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का तारुफ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम के आखिर में जो है वो एक्टिंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर, उनसे हम बात करेंगे ज़रा जो बरतानिया के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ का मेंबर होने की वजह से भी वज़ीर आज़म भी वहाँ पर गए, और कोऑर्डिनेशन जो है उस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, जो टर्मोइल, जो अदालती फ़ैसले, जो सूरत हाल हमारे सामने। चौधरी साहब आपसे, वज़ीर दाखिला ने चॉइसेस वाज़े कर दी हैं कि इसके बाद मतलब जो होगा, उन्होंने कहा या एक बचेगा, वो बचेंगे या हम बचेंगे। आपके ख्याल में कोई विन विन सिचुएशन है या क्लैश शुरू हो गया? दोनों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मुख्तदर इदारे हैं। पार्लियामेंट भी मुख्तदर इदारा है। वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट तो कोई कानून भी पास कर सकती है, कानून बना भी सकती है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पास एक कार्ड भी मौजूद है उमर अताब बंदयाल साहब के रेफरेंस से। वो ये है कि जब उमर अताब बंदयाल साहब बहाल हुए थे, आपको याद होगा कि जब एग्जेक्टिव ऑर्डर के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए बहाल हो गए, और अब प्राइम मिनिस्टर को मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप वो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस ले लें। और क्योंकि वफाकी हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर सकती है, जो भी अथॉरिटी जब कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करती है तो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस भी ले सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा एक फ़ाइल बना के दी गई है कि ये राइट्स हैं आपके, इसके मुताबिक आप कोई भी अपना लेटर, अपना ऑर्डर वापस ले सकते हैं। तो अगर वो विड्रॉ कर लेती है गवर्नमेंट तो फिर एक नया आइनी बहरान पैदा हो जाएगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाकई चीफ जस्टिस हैं या नहीं हैं। फिर इसके लिए ज़ाहिर है फिर एक बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा, और वो फुल कोर्ट बेंच ही बन सकेगा। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला नहीं कर सकेंगे क्योंकि ख़ुद वो पार्टी बन जाएंगे। और एक तो ये है, दूसरा ये है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले उनका केस कर दिया गया है,
और 15 दिन के अंदर अंदर उनसे कहा गया है कि आपने रिपोर्ट बना के पेश करनी है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी अदारे का किसी भी मामले में ऑडिट कर सकती है। एक दफ़ा 2009 में गालिबन या 9 या 10 में ये अटेम्प्ट हुई थी, आपको याद होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चंद साहब उसको हेड करते थे और उससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया था। चौधरी निसार साहब के दौर में सबसे पहले बुलाया गया था और उस पर इंकार हो गया था और उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने चौधरी निसार साहब से कहा था कि नहीं आप अदलिया को न छेड़ें और उसके बाद फिर ये चंद साहब के दौर में भी हुआ था और रजिस्ट्रार ने आने से इंकार कर दिया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वो रोक दिया गया था। 16 मई को बुलाया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि रजिस्ट्रार तशरीफ लाएंगे, लेकिन याद रखें कि रजिस्ट्रार जो वो अदलिया नहीं है, वो तो ज़ाहिर सिविल सर्वेंट है और हुकूमत पाकिस्तान के मुताहिद है और हुकूमत पाकिस्तान उनको बुला सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस बार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और लेकिन उनकी तो ट्रांसफर नहीं हो सका, काबीना ने उनको वापस बुलाया था, वो उस पर इम्प्लीमेंट है, लेकिन उनको डिसमिस किया जा सकता है। वफाकी गवर्नमेंट उनको डिसमिस कर सकती है और उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर है जिसके तहत वो पूरा एक अदालत का एक सिस्टम है जिसके तहत पहले वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पे अप्लाई करेंगे और आखिर में जाकर उनका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकता है और प्रायरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनका फैसला नहीं कर सकती। अगर करेगी तो फिर वो इसका मतलब यही है कि वो भी अपनी डोमेन से बाहर निकल आएंगे तो वो अब भी नहीं, फिर क्या हो? अगर वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट ने इस बार फैसला किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। अब अंदाजा इधर जज तो है नहीं। मुज़ाहिर अल नकवी साहब के बारे में कहा जा सकता है कि वो जज हैं, हो सकता है वो ना आए, लेकिन ये अगर नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये गवर्नमेंट ने फैसला किया। तो इन दोनों अदारों में से किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, या पार्लियामेंट को पीछे हटना पड़ेगा या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। फिलहाल तो दोनों पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे। फिर ये क्राइसिस है। मदर साहब, आपके ख्याल में एग्जेक्टिव ऑर्डर तक ही मामला चला जाएगा या फिर कोई बीच में रास्ता निकल सकता है या बिहाइंड द स्क्रीन को चल रहा होगा, कोई रास्ता बन रहा होगा? क्योंकि एक आम शहरी की पिटीशन के बाद सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ देखी थी हमने। ये मुझसे आदिल मुझसे जी मदर साहब आपसे पूछो। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि पता नहीं वो आम शहरी की तरह मुझे वो आम शहरी तलाश करना है कि वो आम शहरी कौन है। वो मेरा गिराई है एबटाबाद का है सर। एबटाबाद में नहीं, एबटाबाद में तो सर हाँ, तो उसको बुला के इंटरव्यू करें ना, उसकी क्या परेशानी थी, उसने क्यों। आपको पता है एबटाबाद में मामूली लोग नहीं रहते, एबटाबाद में बड़े खास लोग रहते हैं। देखिए आदिल, सीधी सी बात यह है कि जिस तरह आपने भी वो कहा, मुझे भी नहीं लगता कि कोई पीछे। एक तो चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हटने का क्या माने। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हट सकती पीछे। अब सुप्रीम कोर्ट का असल इशू जो सामने है कि वो कल क्या करेंगे, किससे इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन को वो क्या इलेक्शन कमीशन को डिसमिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन तो नहीं तैयार हो रहा इलेक्शन कराने को। गवर्नमेंट उनको फंड नहीं दे रही, कहीं से फंड नहीं मिल रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। तो कल क्या ऑर्डर हो सकता है, ये कल क्या फ़ैसला कर सकते हैं? या तो सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को ये मशवरा दे सकती है कि भाई अगर वो कह रहे हैं कि बजट के बाद जो है वो हम तैयार हैं, जैसे बात आई थी कि मुज़ाकराती टीम ने हुकूमत की ये मशवरा दिया था कि बजट के फ़ौरन बाद हम असेंबली डिज़ोल्व करने को तैयार हैं और फिर अगस्त में इलेक्शन करवा लें। मेरे ख़्याल में तो ये ऑप्शन वैसे बुरा नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ चूँकि अब पीटीआई जो है मुज़ाकरात से बाहर आ गई है और पीटीआई ने इंसिस्ट किया है और आज जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें भी ये कहा है कि अगर कोई चीज़ नहीं निकल रही तो फिर 14 मई का फैसला बरकरार है। देखें ना, वो अदालत ने तो के फैसले को बरकरार तो है, अदालत ने तो मुज़ाकरात को सियासी जमातों का मामला करार दे कैसे दिया। कराएंगे उसको, इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? और आपने रिप्लाई पढ़ा इलेक्शन कमीशन का सर, वो जो नजरसानी दरख्वास्त? जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या किस तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ये। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में एग्जेक्टिव ऑर्डर तक जाएगी बात, कोई डायलॉग का रास्ता बीच में निकल आएगा या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जी हुकूमत कहती है हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, रजिस्ट्रार भी आ जाएगा। कोई छोटा सा काम कर लें, आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात जो होने थे वो होने दें।
अगर आप ये कर लेते तो ये रखना ही ना पड़ता इसमें, ना ही इस नहज पे चीज़ें पहुंचती। तो पहली चीज़ ये बिल्कुल क्लियर करने की ज़रूरत है कि आज जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं वो वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि 2 सूबाई जो सूबे हैं, जो 2 वफाकी इकाइयाँ हैं, वहाँ पर हमने इंतखाबात नहीं होने देने। क्यों नहीं होने देने? इसलिए कि आइन नहीं कह रहा, कानून का कोई मसला नहीं, मसला ये है कि हम हार जाएंगे। ये पहली पोजीशन है। दूसरी, लेकिन जिन्होंने इलेक्शन कराने, इलेक्शन कमीशन, उनकी रोयदाद अपनी जगह, लेकिन साथ में वो ये भी तो कहते हैं कि आइन ये भी तो कहता है कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई होगी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होगा, तो आइन को पूरा पढ़ लें, वो कहते हैं। जी वो देखें, ये मुकदमा आप अदालत में पेश करें ना, अदालत में कहीं पे भी उन्होंने ये लीगल पॉइंट नहीं लिया कि जनाब 2 सूबों के अंदर अलहदा इंतखाबात नहीं हो सकते। ये कहीं पे भी लीगल नुक्ता नहीं उठाया गया। हाँ, सियासी नुक्ता ये वो जरूर उठा रहे हैं, वो उठाते रहे। दूसरी बात जो ये बात है कि इलेक्शन कमीशन सियासी नुक्ता उठा रहा है, नहीं, हुकूमत जो सियासी नुक्ता उठाती है, हुकूमत जो सियासी नुक्ता उठाती है। उन्होंने ये प्ली नहीं ली। वैसे तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही है साहब, लाहौर हाई कोर्ट अपने एहलकार देने के लिए तैयार नहीं है, अफवाज पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, पंजाब पुलिस ये कहती है हमारे पास बंदे नहीं है, तो सिर्फ मसला गवर्नमेंट का तो नहीं। मेरी मालूमात है कि 1 महीने पहले इलेक्शन कमीशन में कोई मुलाकात हुई है, पीटीआई के जो 3-4 लोग वहाँ गए थे और वहाँ पर उन्होंने तनहा मीटिंग करने की कोशिश की। वो बहरहाल कामयाब हो गए, थोड़ी देर उनकी मीटिंग हुई भी है, कोई 10-15 मिनट अकेले में भी। उसमें गालिबन यही बात हुई है कि इलेक्शन में मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट होगी या अदालत क्या करेगी, ये भी मसला है कि जब अदालत अपने आरओज़ देने को तैयार नहीं, फौज अपने बंदे देने को तैयार नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे नहीं, हुकूमत फंड्स देने को तैयार नहीं, भाई इलेक्शन होगा फिर किस तरीके? वही देखिए, मसला ये है ना कि ये अगेन ये क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? क्या पाकिस्तान इतनी नाकाम रियासत है कि वो 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवा सकती? अगर हम इतने नाकाम हैं तो फिर ये जो सारा हमने फसाद खड़ा किया हुआ है कि ताजपोशी में भी हमारे वज़ीर आज़म साहब गए हैं, जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। हाँ वही ना, कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, लेकिन जो अपने कॉमन पर्सन का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात, उस पर हमने बात नहीं करनी। इसी तरह जनाब हम SCO के भी समिट में चले गए, लेकिन 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवानी। देखिए ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर की धमकियां हैं ना, ये सिर्फ धमकियां हैं। एग्जेक्टिव ऑर्डर कोई अताब बंदयाल साहब स्पेसिफिक नहीं था, उसमें तमाम जज साहिबान थे। तो फिर अगर आप वो ऑर्डर वापस लेंगे तो वो जितने भी जज साहिबान हैं उन सब के हवाले से वो ऑर्डर वापस आएगा। ये नहीं हो सकता कि वो चेक करना पड़ेगा कितने हैं उसमें। इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, इफ्तिखार वो तो गए ना सर, वो तो सारे जो फैसले जो चले गए वो तो चले गए ना, आज जो है उनके लिए सवाल पर ये होगा ना कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर उनको वापस लेना पड़ेगा ना। उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत कौन कौन बहाल हुआ था, उसमें किस किस जज ने क्या क्या फैसला दिया, किस तरह मियां साहब को रिलीफ मिला त्यारा साजिश केस में, उस जज सब अगर इस तरह तो इस मुल्क में मार्शल लॉ लगते रहे, अदालतें एंडोर्स करती रही हैं, वो भी फैसले होते रहे, वो कैसे रिवर्स होंगे? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं ना। नहीं, लेकिन पोजीशन रिवर्स होगी, फैसलों पे कौन बात करता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को धमकियां दी जा रही हैं कि जनाब हम ये कर देंगे और ये आप कह रहे हैं इस दफा बहुत डिटरमिन्ड है, वो तो देखिए तादीबी कार्रवाई करेगी। वो तो यही कह रहे हैं ना कि वो जो हुकूमत कह रही है वो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे। जावेद चौधरी साहब ने तो नहीं एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लेना, तादीबी कार्रवाई हुकूमत जो कह रही है। राना साहब अगर टीवी पे आके कहेंगे तो नूर आलम साहब कहेंगे, नूर आलम साहब कहेंगे, चौधरी साहब ने तो यही फिर कहना है कि हुकूमत ये कह रही है। पर आपके ख्याल में गीदड़ भपकियां हैं, ये गीदड़ भपकियां एंड में सरेंडर कर देंगे अदालत के सामने? नहीं, सरेंडर करने की क्या जरूरत है? ये कोई जंग है? शराब के बाद अब सिवाय डिस्क्वालीफाई करने के प्राइम मिनिस्टर को रास्ता बचा है? नहीं, रास्ता है, इंतखाबात करवाएं, टाइम वो तो नहीं कराने ना, नहीं बस ठीक है, फिर अदालत अपना आइन अपना कोर्स लेगा, चलेंगे कानून के मुताबिक। इस मुल्क में इस वक्त सब कुछ हो सकता है सिवाय इलेक्शन के। हाँ, ये है। देखिए यही वो नुक्ता है जो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुल्क में ये जो सब कुछ हो रहा है, जो आइन को रौंदा जा रहा है, जो अवाम के हकूक को पामाल किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि ये सब कुछ करेंगे, ताजपोशियों में जाएंगे, इंडिया जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे कौम को समझने की जरूरत है, ना कोई आइनी बहरान है, ना कोई कानूनी बहरान है। मसला ये है कि ये लोग इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। चौधरी साहब, आपके ख्याल में ये भी हम बात भी कर रहे हैं, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तलबी कर ली गई है, अरकान कौमी असम्बली को क्या इस तरह रिएक्ट करना चाहिए था? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? मैं आपकी उसकी पोजीशन को समझना चाहता हूँ। और क्या आम हालात में इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुला लेती, रजिस्ट्रार भी बुला लो, जज भी बुला लो, एनओ भी बुला लो? एक तो ये नुकता है। दूसरी चीज़ ये जो वज़ीर दाखिला बात कर रहे हैं, क्या सज्जाद अली शाह
एपिसोड रिपीट करना चाहती है गवर्नमेंट, वहाँ ले जाएगी मामलात को, उनको वो करना पड़ जाए? पहली बात तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं उन सब के अकाउंट्स जो हैं उनकी पड़ताल होनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स की भी पड़ताल होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के केसेस उनके पास जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्शन देती है कि इसको भी पकड़ें, इससे भी पूछें, इसकी स्टेटमेंट भी चेक करें, इसको भी सजा दें, इसको भी गिरफ्तार करें, इसको भी अंदर करें, ऐसे। और जब अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट्स की बारी आती है तो 12 साल से उन अकाउंट्स को चेक नहीं किया गया, उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ, और जब भी ऑडिट करने की कोशिश की जाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनकार हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये सारे टैक्स पेयर की मनी है, और इस पे डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने अकाउंट्स ओपन करने चाहिए। बात अब दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है, अब सवाल गवर्नमेंट से भी ये है कि आपको 12 साल पहले याद नहीं आया, आपको 6 साल पहले याद नहीं आया, आपको 1 साल पहले याद नहीं आया, आपको 1 महीने पहले अकाउंट्स याद नहीं आए। और जब आपने देखा कि क्योंकि मैदान गर्म हो चुका है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहे, तो आपने फौरी तौर पर इसको एक्टिव कर लिया। तो मेरा पहले बात तो ये है कि अकाउंट्स ओपन होने चाहिए, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट की इंटेंशन गलत है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर आज सुप्रीम कोर्ट अपना रवैया बदल लेती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना रवैया बदल लेते हैं, तो यही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होगी, कहे कि नहीं जी रहने दे, अकाउंट्स अपने पास रखें, हमें उसकी पड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इंटेंट सबकी इंटेंट इधर से भी गलत है, इधर से भी गलत है, होना चाहिए, लेकिन ये टाइमिंग गलत है, और ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है सारे क्राइसिस में। और थर्डली ये है कि मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसे मानना चाहिए कि कुछ हमारी भी प्रॉब्लम्स हैं कि हम ऑर्डर तो कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था तो कोई ना कोई एक फरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ होता था, या एस्टैब्लिशमेंट होती थी या फिर गवर्नमेंट होती थी। और इस बार इस तरह है कि ना उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट है, ना उनके साथ गवर्नमेंट है, और वो बिल्कुल अकेले हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट जिसके 15 जजेस हों, सुप्रीम कोर्ट में खुद इख्तलाफात है, खुद इख्तलाफात हों, और उनके पास कोई ना गन हो, ना उनके पास कोई तोप हो, ना उनके पास कोई इसके अलावा और फोर्स हो जिससे वो इम्प्लीमेंट कर सकें, गुज़ार है। और इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट से या स्टेट से गन तोप वालों ने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये माननी चाहिए, गन तोपों वालों ने तो कहा है कि वजारत दिफा का जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन मुतरादिफ है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो ये कह चुके हैं कि हम कोई सपोर्ट नहीं देते। कुछ और भी कह दिया उन्होंने, वैसे तो इमरान खान साहब को भी कह दिया उन्होंने, और इस साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी कह दिया, और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि इमरान खान साहब को ये कह दिया है कि अब पाकिस्तान में कोई तहरीक नहीं चल सकती, और अगर आप कोई तहरीक चलाएंगे, और ये जो अभी मौजूदा जो माशी सूरत हाल है जिसमें हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, तो हम ये मौका नहीं देंगे कि आप इसको मज़ीद डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएं या कोई इकनॉमिक क्राइसिस पैदा करें। और जी चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी ये बताया गया है कि ये सारे पॉलिटिकल केसेस हैं, और इन पॉलिटिकल केसेस को हमको कानूनी केसेस नहीं बनने देंगे, तो आपको मामलात को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। मुल्क तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल है बताया गया है, और इसी वजह से ये सारे जो मामलात हैं वो एक्टिव हो गए। मदर साहब, आपकी क्या खबर है, ये जो मुलाकातें हुई थी उसका कोई नतीजा निकलेगा, या फिर जो चॉइस साहब जिस तरह बता रहे हैं कि खान साहब को भी मैसेज चला गया है, और उन मुलाकातों में जो अदलिया से हुई हैं वहाँ भी बताया गया कि इकनॉमिक टर्मोइल है पाकिस्तान में, अब इसको मज़ीद जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता किसी मूवमेंट को इस तरह? देखिए, मुलाकातें तो फेल हो गई, उसका कोई जो है रिज़ल्ट नहीं निकला, और उसी की वजह यही वजह है कि इमरान खान साहब की टोन ज़्यादा हाश हो गई है, ज़्यादा सख्त हो गई है। मुकदमात में भी उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें भी तेज़ी आएगी, और एक कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ तो हम जा रहे हैं, और कॉन्फ्रंट्रेशन को रोकने के रास्ते जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए, क्राइसिस के आप मुख्तलिफ वो कर सकते हैं। अच्छा, इकनॉमिक क्राइसिस और डीप होता जा रहा है, IMF से के साथ अभी तक आप देखें ना, आपके कोई चीज़ नहीं आ पाई है सामने, और अब आप बजट क्या देंगे? अगर आपने इलेक्शंस में जाना है तो आप बजट में रिलीफ कैसे देंगे? अगर रिलीफ देंगे तो और ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी, IMF का और ज़्यादा जो है, ये तो फिर आप चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ेंगी। जहाँ अभी बात हो रही थी कि जी बिल्कुल ये बात ठीक है कि PDM नट शेल में PDM इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाह रही कि PMLN को लग रहा है कि इलेक्शन हार जाएंगे, JUI को लग रहा है इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन इमरान खान क्यों इंसिस्ट किए जा रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो? अगर इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है तो इमरान खान को तो किसी भी सूरत में उस ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि हम एक एनार्की की तरफ चले जाएं।
और आप अगर अनारकी की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा लॉस किसका होना है? सबसे ज़्यादा लॉस इमरान खान का होना है। तो ये जो इमरान खान साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं ना कि 14 मई पे डट जाओ, ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ जो है वो बड़ा खेल हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं अगर पेशेंस थोड़े से दिखाएं तो जीत तो इलेक्शन उन्होंने जीत जाना है, तो वो अपने इलेक्शन को खराब ना होने दें। अगर कोई ट्रैप है भी इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से तो वो उस ट्रैप में ना जाएं, वेट कर लें थोड़ा सा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली। सीधी से देखें ना, फर्ज करें वो कह रहे हैं, अगर आप उनसे तहरीरी ले लें और वो ये कहते हैं कि हम बजट के फ़ौरन बाद असेंबलियाँ डिज़ोल्व होंगी और वी विल गो फॉर इलेक्शन इन अगस्त और सितंबर, ये एग्री कर लेते हैं, रिटन कर लेते हैं। वो रिटन एग्रीमेंट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाता, तो आप पीडीएम को आपने उधर ले आए ना, पीडीएम को इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि आपने मई में इलेक्शन हो या अगस्त में इलेक्शन हो, ठीक, इमरान खान को नुकसान क्या हो रहा था इनसे? वो तो बहस अब एक चली गई ना कि 90 डेज में इलेक्शन होने, 90 डेज, अब तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अब तो ये बहस है। दूसरा अदालत भी अब बंद गली में है ना, सब बंद होने वाली सिनेरियो में जाना चाहिए। आप चले गए इलेक्शन ना होने वाले सिनेरियो में। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, 2 रोज़ कबल फवाद चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में थे और अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे बात हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि ताल्लुकात अमेरिका से बहुत बेहतर हो गए, जो हम सुनते ही आ रहे हैं। ज़ाहिर है जिस तरीके से हम स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं वहाँ से। पहले मैं ज़रा आपको वो सुनवाता हूँ, बल्कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं वो स्टेटमेंट सुनवाते हैं और उसमें फिर ज़रा डिस्कशन करेंगे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्या बेहतरी लाएंगे, क्या वो भी कोई रोल प्ले कर सकेंगे इंतखाबात करवाने में और तहरीक इंसाफ के लिए कोई राह हमवार करने में। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए। फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या बात की, पहले आपको वो सुनवाते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें कई हुई हैं, तो सीनियर ऑफिशियल्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे भी हुई हैं और अमेरिका ने हमारा नुक्ता नज़र समझा। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर। अमेरिकन एम्बेसडर ने भी कोई रोल प्ले किया है? अमेरिकन एम्बेसडर के बगैर कैसे बर्फ़ पिघल सकती? तस्लीम किया कि आपके खिलाफ साजिश की थी? वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे एक्चुअली जो अमेरिका के अंदर जो एक पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब तो आज देखिए आपने जो उनका जो कमीशन है और रिलीजियस फ्रीडम, उसने जितनी बड़ी इंडाइटमेंट की है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की, वो बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है कि ब्लास्मी केसेस इन्होंने इस्तेमाल किए। उसके बाद अब 100 कांग्रेसमैन जो है वो लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी ब्लिंकन को और उनको कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर देखें, स्पेशली कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफीर से कई मुलाकातें हुई और उन्होंने भी किरदार अदा किया है और ज़ाहिर सीनियर हकाम की बात, ताल्लुकात बेहतर कराने में अमेरिका। ताल्लुकात क्यों बेहतर करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब उनसे? सर अब तो हो गए हैं, अब तो वो कह रहे हैं इंडाइटमेंट्स आ रही हैं वहां से, उन्होंने इकोनॉमिक प्लान शेयर किया है अमेरिका के साथ। इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में वापस आना है तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए उनके। जी पता चल ये है तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर जबरदस्त हो गया। इसका मतलब उन्होंने इकोनॉमिक प्लान शेयर किया, ये तक खबरें आई हैं बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ये मान रहे हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रहना है या इक़्तिदार में वापस आना है तो आपको अमेरिका की सीढ़ी चाहिए। फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब आप अगर लीडर हैं तो आपने तो तहरीक चलानी है, आपके पास तो यूथ है पूरे पाकिस्तान की, आपके पास लोग हैं। अभी हफ्ते के रोज़ जब इमरान खान साहब अभी जो अपील कर रहे हैं, हफ्ते के रोज़ देखिएगा पूरा पाकिस्तान बाहर होगा। जब पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, मगरब से 1 घंटे पहले पूरे पाकिस्तान ने बाहर निकल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करना है, सारी कौम आपके साथ खड़ी है, यूथ आपके साथ खड़ी है, मुस्लिम उम्मा आपके साथ खड़ी है, अल्लाह ताला भी वो कहते हैं कि वो मेरे साथ है और वो मेरी हिफाजत कर रहा है। जब सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो फिर अमेरिका की क्या ज़रूरत है आपको? सर वो कहते हैं हम अच्छे ताल्लुकात हुए भी आप मामलात नहीं, वो कह रहे हैं हम अच्छे, अमेरिका बेसिकली वो कहते हैं हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और गुलामी नहीं चाहते, लेकिन ताल्लुकात तो अच्छे करने में कोई हर्ज नहीं। अकेले क्यों चाहते हैं? वो देखें, मुल्कों के ताल्लुक मुल्कों के साथ होते हैं, शख्सियात के साथ तो नहीं होते। अगर तो शख्सियात के साथ होते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में, तो वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है ना, ताल्लुकात तो आपको पहले ठीक करने पड़ेंगे गवर्नमेंट इन वेटिंग। उसके बगैर नहीं पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ सकता कोई। फिर वो तो ये कह रहे हैं कि हम ताल्लुकात, देखिए ना वो अजीब सी दिलचस्प सी बात है ना। अब साइफर वाला जो मामला है, आपके ख्याल में अब जो ताल्लुकात ठीक हो गए, इस मामले को भी वो पब्लिक को समझा देंगे कि ये साइफर वाला मामला एक अलग था? तो आस्ते आस्ते समझा भी चुके हैं कि मुझे
पहले ये था कि अमेरिका ने साजिश की, फिर मुझे पता चला जनरल बाजवा साहब ने साजिश की, फिर उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने उनको बताया, फिर उन्होंने जनरल बाजवा को बताया, फिर उन्होंने वो हमारे एम्बेसडर को बताया। वो तो हर कई बार बता चुके हैं। और इमरान खान साहब का कमाल ये है कि जब वो एक नया नैरेटिव लेते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने 3 घंटे पहले क्या कहा था। आज देख लें, आज जब वो लाहौर से निकल रहे थे तो एक तो व्हील चेयर पर देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना बड़ा लीडर है और उनकी टांग दोबारा ज़ख्मी हो गई और अब व्हील चेयर पर आ गए। और वहाँ पे बैठ कर उन्होंने कहा कि अब मैं अदालत में जा रहा हूँ और सिर्फ एक शख्स से मुझे खतरा है, और नाम साथ उन्होंने डीजीसी का नाम लिया। हाँ। कि एक ही शख्स से खतरा है। और उससे पहले उनको 4 लोगों से खतरा था, फिर उन्हें आसिफ अली जरदारी से खतरा था, पहले फिर अमेरिका से खतरा था, फिर यहाँ पे ये जो तंजीमें हैं, जो शिद्दत पसंद तंजीमें, उनसे खतरा था, और बेशुमार लोगों से खतरा होते होते अब सिर्फ एक आदमी से खतरा रह गया। तो रोज़ की बुनियाद पे इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं, फिर जनरल बाजवा साहब के बारे में उन्होंने कहा, बल्कि इशारा किया, जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जी काजी फायज ईसा साहब का जो केस था, जो रेफरेंस था, वो जनरल फैज़ हमीद से ऊपर से आया था, उनसे मतलब उनसे आगे तो फिर जनरल बाजवा साहब थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिर 3.5 साल आपको बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, हर मामले में आपको बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और आप बेवकूफ़ बनते रहे। तो जब आप बेवकूफ़ बनते रहे कि छोटे छोटे मामलात पे भी आपके अपना कोई व्यू नहीं था और कोई आपको व्यू फॉरवर्ड कर देता था, तो आप फौरी तौर पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर देते थे और कहते थे कि ये ज़बरदस्त है। तो जब आप इतने कमज़ोर हैं तो क्या आपके हवाले ये मुल्क दोबारा कर देना चाहिए? अतर काज़मी साहब, अभी जो बात की, अब जैसे वो फ़ौज के एक जनरल पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं कि डीजीसी हैं, वो हैं मेरे जिम्मेदार होंगे अगर कुछ होता सिर्फ है। एक शख्स है। देखिए, अब वो यूट्यूब पे भी हंगामा बपा हो जाता है, शोर शराबा शुरू हो जाता है, बाकायदा एक पूरी मुहिम चलती है। और पहले मुहिम चलती है और बाद में इनकी गुफ्तगू आती है। अब अगर सबूत हैं तो ज़रूर पेश करने चाहिए, अगर उनकी जान को ख़तरा है, उनके पास उसके सबूत मौजूद हैं, उनको करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है कोई सबूत, उसके अलावा ये बात करना आपके ख्याल में मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करता है? देखिए, पहली बात तो थोड़ी सी जो ये इंतखाबात की बात हो रही थी ना, कि ये एक मुआहदा कर लेते और अक्टूबर में लिख के दे देते सुप्रीम कोर्ट में, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो ये हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं, तो किसी मुआहदे की क्या हैसियत है? अक्टूबर के बाद जो चेंजेस आएंगी उसमें अदलिया के अंदर से जो फैसले आएंगे, ये उनको खदशात हैं कि ये लोग अभी अगर ये इतने खौफजदा हैं कि हम इंतखाबात हार जाएंगे, तो 2 महीने के बाद कोई इनकी साइकोथेरेपी करवानी है कि इनका खौफ उतर जाएगा इंतखाबात हारने का, तो इन्होंने अगर अभी नहीं करवाने तो इन्होंने तो अक्टूबर में भी नहीं करवाने। अब जरा इस मसले पे आए कि ये जो वो अपने कंसर्न्स शो कर रहे हैं, अब तो उनको चाहिए कौम को सबूत दें, प्रॉपर बताएं कि ये चीज़ें मेरे खिलाफ हो रही है, और वो ताकि लोगों को पता चले। लेकिन अगर बगैर एविडेंस के रोज ये बात होती रहेगी तो इस मुल्क में हिजानी कैफियत नहीं पैदा होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई उनके पास सबूत है, उनकी जान को खतरा है, वो जरूर अदालत में पेश करें। यही तो इशू है। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक FIR दर्ज करवाना चाहता हूं, वो FIR दर्ज होगी तो तहकीकात होंगी, जिसके खिलाफ भी वो करवाना चाहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि उनकी FIR दर्ज करवा ले और तहकीकात शुरू करवा दे, और फिर उनको बुलाए और कहे कि अब साबित करो। अगर हुकूमत FIR दर्ज नहीं कराएगी तो वो सबूत वैसे नहीं देंगे, कौम को नहीं बताएंगे कि मेरी जान को खतरा है। सबूत आप करियाना की दुकान पे तो नहीं देने ना, सबूत तो कोई कानूनी मामला, कानूनी मामला। अगर मामला इतना संगीन है, अगर मामला इतना संगीन है कि हुकूमत भी नहीं करने दे रही, किराने की दुकान पे भी नहीं देना, लेकिन पब्लिक को तो पता चलना चाहिए ना कि इतना संगीन मसला है कि वो जब बाहर निकलते हैं उनकी जान को खतरा है। पब्लिक को तो देखें, पब्लिक को तो वो रोज बताते हैं। मसला ये है ना कि बताने की बात है, सबूत देने की बात कर। हाँ, वही ना, पब्लिक को उन्हें देना चाहिए। अगर पब्लिक को तो वो रोज बताते हैं और पब्लिक को उसके ऊपर क्या बयानिया है वो आपको नजर भी आता है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे रियासत पाकिस्तान पे इल्जाम लग रहा है। कोई भी शख्स इंफरादी हैसियत में तो काम नहीं करता ना, जिस तरीके से यहाँ पे बयानिए बनाए जाते हैं। वो कह रहे हैं मुझे एक आदमी से खतरा। देखे ना, यही तो मैं इशू उसी तरफ में आ रहा हूँ। यहाँ पे कहा जाता है कि 2 बार उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। देखिए, यहाँ पे बयानिए क्या बनाए जाते हैं कि जनरल फैज साहब ये काम करते रहे, फलाना साहब ये काम करते रहे। नहीं, यहाँ पे जो भी काम होता है ये तो खुदा ना खास्ता इस किस्म के बयानी है कि जो भारत लेता है कि हमारे इदारे रोग हैं, उनके अंदर लोग अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं। ये मरियम बीबी ने बाकायदा जलसों में ये बयानियाँ लिए कि जनरल फैज़ ये करते रहे, फलाना ये करता रहा। नहीं, ये नामुनासिब रवैये हैं। चाहे खान साहब किसी पे इल्ज़ाम लगाएं या कोई और इल्ज़ाम लगाए, जो सबूत हैं पर उसको आपको कानूनी फोरम पर देने पड़ेंगे। अगर जनरल फैज़ ने कुछ गलत काम किया था तो ये हुकूमत क्यों नहीं वजारत दिफा के जरिए उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर रही। और इसी तरह अगर खान साहब किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो खान साहब को भी सबूत देने चाहिए। हुकूमत मुकदमा दर्ज करे और खान साहब को बुलाए, जब नहीं तो फिर उनको कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं, हुकूमत तो आप कह रहे हैं ना मैलाफाइड इंटेंशन है, हुकूमत तो नहीं कर रही। मैलाफाइड इंटेंशन है, मैं ये कह रहा हूं कि कानूनी तरीका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। अगर वो हुकूमत मुकदमा दर्ज नहीं कर रही और उनकी जान को खतरा है तो उनको अब वो सबूत सामने लाके पेश करने चाहिए। वो तो कह रहे हैं ना कि रोज बताते हैं ना, पर मसला ये है ना कि इससे क्या ये हैजानी कैफियत कम हो जाएगी। इशू तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि जो इल्जामात लगते हैं, जिस किस्म
किस्म की सूरत नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें जिस तरह जरदारी साहब ने कहा था कि जिस लेवल का खान साहब अदालत में जा रहे हैं, तो लेके जाए इनको अदालत में, हुकूमत लेके जाए अदालत में। मदर साहब, जिस लेवल का इमरान खान साहब खतरे का इजहार कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या उनको सबूत नहीं ले आने चाहिए आप सामने के ये लोग हैं जिनसे बीरजान को सबूत के साथ दें कि ये प्लानिंग सारा कुछ ले आए, अगर अदालत मुकदमा नहीं भी दर्ज कर रही, या नहीं ठीक है सियासत में इसी तरह होता है, आप सब बयानात दे के चले जाते हैं, चाहे पिछली जमातों ने नाम लिए या ये नाम ले रहे हैं? अच्छा, पहले तो ये जो अथर बात कह रहे थे कि अगर आपको ये यकीन है कि ये हुकूमत जो है 14 मई को भी इलेक्शन नहीं कराएगी और अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएगी, तो मुज़ाकरात में क्यों गए थे? फिर कोई सी मीटिंग पॉइंट पर गए थे ना। अब मीटिंग पॉइंट में अगर एक फरीक की तरफ से एक प्रपोज़ल आया है तो आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि 14 मई पे ही उसी पर आप एग्री करें। 14 मई भी तो 90 रोज़ में नहीं हो रहा ना। तो असल चीज़ क्या थी? असल चीज़ ये थी कि आपने उनको इलेक्शन से नहीं भागने देना और एक ऐसी सिचुएशन में लाके उनको खड़ा करना है कि जहां उनके लिए एस्केपिज्म ना हो। अगर वो सामने बैठ के आपसे एग्री कर रहे हैं इस चीज़ को, वो तो छोड़ देना, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशंस छोड़ दें। सवाल तो फिर ये है कि आपने पंजाब असेंबली क्यों डिसॉल्व की भाई? उसको चलने देते अगस्त तक, केपी की असेंबली को चलने देते अगस्त तक, चले जाते। आपको ख़तरा क्या था? किस चीज़ का ख़तरा था कि आपने अगस्त से पहले असेंबली डिसॉल्व की? क्यों चाह रहे थे आप अर्ली इलेक्शंस? सवाल ये है कि जब आपके पास विन विन सिचुएशन है तो ना आपको पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने की ज़रूरत थी, ना आपको केपी असेंबली डिसॉल्व करने की ज़रूरत थी। आपके लोग चार्ज थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, ग्राउंड पे थे, सबसे ज़्यादा जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी आपकी थी। कोई लॉजिकल कंक्लूजन इस पे आप ड्रॉ कर लें कि क्यों असेंबली डिसॉल्व की गई? पीडीएम क्या डिमांड करी? आप पीडीएम के कहने पे तो थोड़ी चल रहे हैं। आपको एक वो गवर्नमेंट फंसती जा रही है, मईशत उनसे संभल नहीं रही। आप ये एक ऐसी सिचुएशन में, तो आपके ख्याल में सर ये गलत फैसला था? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे बताइएगा, अब ये जो खान साहब को खतरा है, इस पर क्या आपकी राय है? क्या होना चाहिए इस मामले में? भाई खतरा आप देखें कितना स्पेसिफिक इमरान खान साहब ने बात की थी कि आसिफ अली जरदारी ने फुला को पैसे दे दिए। ये तक कहा है इमरान खान साहब ने कि आसिफ अली जरदारी ने फुला ग्रुप को जाके फुला को पैसे दे दिए हैं। ये तो फिर खान साहब ने बताना है ना यार। अब इसमें यहाँ कौन सा आ गया? यहाँ फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का आदमी कहाँ से आ गया? एक ये भी मारना, तो या तो आप ये कहें कि मल्टीपल कोशिश हो रही है, ये भी मारना चाह रहे हैं, वो भी मारना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन में आप फिर करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वाज़े तौर पे करें कि ये साजिश हुई है उस पर। और बिल्कुल ठीक है कि उनका राइट है FIR कटवाना, ये उनका राइट है कि किसी को भी वो नॉमिनेट करें। लेकिन उसके बाद जब आप नॉमिनेट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट कमीशन बनाती है, फिर गवर्नमेंट GIT बनाती है और GIT के सामने पेश होना फिर इमरान खान का फ़र्ज़ है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी जो है रिलक्टेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अलाउ करें FIR कटवाना और उस पर बाद तहकीकात करें। फिर इमरान खान के ऊपर बर्डन ऑफ ट्रूथ इमरान खान के ऊपर होगा कि वो आके बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने किसको पैसे दिए हैं, फुला जो ISI का ऑफिसर है वो कहाँ से मुलव्वस है। ये चीज़ें गवर्नमेंट भी इसको मिस हैंडल कर रही है और बैडली मिस हैंडल कर रही है। ठीक, एक छोटी सी लाइन में ऐड करूंगा। देखें, जो आज भी 6 जवानों ने शहादतें दी, जब हम अपने इदारों पे तनकीद करते हैं ज़रूर करें एस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन ये हमें सामने रखना चाहिए कि वो लोग जो हैं अपने खून से हमारी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं कि मैं और चौधरी साहब और आप स्टूडियो में आराम से बैठ के करें। प्रोग्राम का आगाज़ इस गुफ्तगू से किया। ये देखें, ये हमें ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का कि हम ज़रूर तनकीद करें पर मुल्की मफाद जो है। थैंक यू अतर काज़मी साहब, जावेद चौधरी साहब, मज़हर अब्बास साहब मौजूद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एक्टिंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बरतानवी शाह चार्ल्स III की ताजपोशी की तकरीब 6 मई को वेस्टमिंस्टर एबे में होगी। आखिरी बार 70 साल कबल 1953 में इस तकरीब का इनेकाद किया गया था, जबकि मलिका एलिज़ाबेथ ने तख्त संभाला था।
अगर हम देखें तो गुज़िश्ता साल सितंबर में मलिका का जब इंतकाल हुआ और किंग चार्ल्स III को बादशाहत मुंतकिल हुई तो बरतानिया का ओहदा इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इसमें 56 ममालिक पर मुश्तमिल कॉमनवेल्थ इत्तेहाद के वो सरबरा होते हैं। पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ का एक अहम रुकन है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहले ही तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया पहुँच चुके हैं और इसी तकरीब पर पाकिस्तान और बरतानिया की रिलेशनशिप पर, कॉमनवेल्थ पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है कायम मकाम बरतानिया कमिश्नर एंड्रयू डेलग्लिश को। एक्सेलेंसी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having me. We have heard that lots of news regarding this coronation, royal family, King Charles III and Queen Camilla. Can you please tell us about what is happening and why it is so significant? Of course. King Charles has been the King of the United Kingdom and head of the Commonwealth since last September. But now this is the moment where he will take a solemn promise in the presence of God. This is a ceremony that happens in church, that he will serve the people and that he will serve his country. And it's the moment where the people recognise him as our king as well. So this is a constitutional moment in our history. So 2023 has been a major year for Commonwealth. Can you please tell our viewers a bit about that, what Commonwealth is and why it is so important? Yes, the Commonwealth is an association of countries that believe in their own sovereignty, they believe in the rule of law, they believe in cooperation and changing things for the better together. So 56 countries, of which the United Kingdom is one, Pakistan is another. We're equal partners. We have a head of the Commonwealth, that's King Charles, but we are equal partners coming together. That's why Prime Minister Shehbaz Sharif will be at the coronation this weekend as well. What's the Commonwealth for? It's a platform where we can get together and share concerns and decide if we can work together to solve those concerns, address those concerns, to build a platform for the future. And in 2023, the focus is very much on the young people of the Commonwealth. Yeah, as you mentioned that Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif is there, being member of Commonwealth. That's right. But what about, I want my viewers to understand that why it is important for common man of Pakistan. What is the relevance of this event for Pakistanis, especially particularly? Why they should be caring about this? Why should they care about the Commonwealth? Because it's an organisation that has ambition and provides opportunity. So last year, for example, the heads of government of Commonwealth countries met and agreed that within this Commonwealth of 56 countries, we should be aiming to increase our trade to $2 trillion by 2030. Now that kind of activity together, that kind of opportunity, I think is going to be of interest to the ordinary Pakistani man. So you might have heard that we Pakistanis talk about youth, youngsters. Yes. My question is that how can young Pakistanis engage more with this, with the Commonwealth? Well, there are lots of opportunities. This is the wonderful thing. It's very easy. It's a click of a mouse away to get to commonwealth.org, where young Pakistanis will see, I think, 13 different programs that they can engage with, whether that's sport. We're going to have the Commonwealth Young People's Games in Trinidad and Tobago this year. 8 young Pakistanis are going, 4 men, 4 women. Or they can engage with cultural activities. There are programs that support entrepreneurship. There's lots of things that are open to anybody who's in the Commonwealth and who's a young person. So if I ask you that British High Commission has done some seminars on this here in Pakistan for the awareness? We have been promoting this throughout the year, but really we're not in charge. It's a partnership with Pakistan. So I was delighted to go down to Lahore recently, where the Queen's Commonwealth Trust, which is a royal charity, opened its Pakistan chapter. And I met the young people there that have come together and thought, well, working together in Pakistan is good, but being able to reach out across the world to a third of the world's population who live in the Commonwealth is a great opportunity. So Pakistan's also leading the way. So what is British High Commission doing doing in Pakistan to set this coronation? Well, we are going to have a coronation ball at the High Commission on Saturday. It's going to be a very relaxed but very fun affair where we will have a party to celebrate the first coronation that my country has seen for 70 years. After that, the next day, we're going to take part in the Big Help Out. This is something going on in the UK as well.
where we've been encouraged to give something back to the community. So here in Islamabad, we shall be going to the Rose and Jasmine Garden, and with volunteers, we'll plant 56 trees, one for each member of the Commonwealth. We'll install some benches. We will try to beautify a little corner of Islamabad for the people of Islamabad. Right. Last but not least, which part of Pakistan is your favorite here? These are trick questions. I know I can't answer this right. Now, I can't answer it at all because I haven't yet visited all parts of Pakistan. So Let me rephrase this. Which city you enjoy most, or which place you enjoy most? The thing that I love most about it is the variety of Pakistan. So when I go down to Lahore, the food is really very, very good indeed, I have to say. But I like the calm and the organised nature of Islamabad. I love getting into Rawalpindi and the chaos that's there. It's fantastic. It's really great. And then going out to places like Taxila, these World Heritage sites. There are so many in Pakistan. You've been to Taxila? Yes, yeah. So might have explored a lot of things there. Yes, yeah. And there's so much more to see as well. So I'm reserving judgment, if that's okay. I'll come back to you with a view maybe in a year's time. Okay, great. So one more question. Taking an advantage of your presence here. I mean, obviously Pakistan is very rich in culture. So which part of Pakistan's culture you like or you enjoy most after seeing the whole country? I think the thing that I'm enjoying without any question at all is the food. The cuisine is just exceptional. And for a British person, we're quite familiar because there are so many Pakistani restaurants in the UK. But here to have the real thing cooked by the experts is wonderful. But I'm also getting into the music as well. And I am beginning to explore Pakistani literature. I've got a lot more reading to do, but there's a lot to engage with. Thank you very much for giving your precious time. Andrew Dalglish, acting High Commissioner, was with us and explaining us about the Commonwealth and the coronation in UK. नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा. आदिल बासी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.